मां शारदे हिंदी क्लासेस 07 पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज बायोलॉजी की क्लास महामैराथन के साथ जुड़ते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो देखते हैं आज 25 में 25 का बाद आया बायोलॉजी की, इसी क्लास से पेपर वाले सभी प्रश्न आएंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न, दूसरे कल पहला चैप्टर पढ़ा दिया गया था, आज दूसरे चैप्टर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो फिर पहला प्रश्न, पहले एमसीक्यू क्वेश्चन कराए जाएंगे। एमसीक्यू, पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? अधिक अनुकूल है। अधिक अनुकूल है। कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रकलिका। प्रकलिका। पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकलिका। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। गुणसूत्रों की संख्या होती है। कितनी संख्या होती है बताओ? जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है 2x। कितनी? 2x। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तीसरा प्रश्न है, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा अंडाशय। अंडाशय। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रत्येक वर्ष पूछे जाने वाला प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, चौथा, परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण। कॉपी पे लेके बैठे और ये क्वेश्चन सब नोट कर लें। परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा परागण। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। ये 4 नंबर में पूछा जाता है, इससे लॉन्ग होगा ये, अभी आगे बताएंगे ये भी प्रश्न। पांचवा प्रश्न देखते हैं। द्वय निषेचन विशेष लक्षण है। किसका है द्वय निषेचन विशेष लक्षण? आवर्तबीजी पादपों का। आवर्तबीजी पादपों का। स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी।
ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। जो बच्चा ये क्लास देखेगा उसके पूरे 25 में 25 आएंगे बायोलॉजी के, बस टोटल ये प्रश्न तैयार कर ले, वो गारंटी है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न है, मुकुलन पाया जाता है। कोई उदाहरण दो जिसमें मुकुलन पाया जाता है। मुकुलन पाया जाता है, इसमें ऑप्शन दिए हैं। मुकुलन पाया जाता है, ऑप्शन है हाइड्रा में, प्लेनेरिया में, तो उत्तर हो जाएगा इसका हाइड्रा में। हाइड्रा में। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न है, पुष्प के कितने भाग होते हैं? पुष्प के कितने भाग होते हैं? कितने भाग होते हैं? कितने भाग होते हैं पुष्प के? 4। पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न। परागनलिका में नर युग्मकों की संख्या होती है। क्या प्रश्न है? परागनलिका में नर युग्मकों की संख्या होती है, तो कितनी होती है? उत्तर हो जाएगा इसका 2। अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, परिवार नियोजन की स्थायी विधि है। परिवार नियोजन की स्थायी विधि है। परिवार नियोजन की स्थायी विधि है। तो परिवार नियोजन की स्थायी विधि है, ऑप्शन दिए, गर्भ निरोधक गोलियां, निरोध का प्रयोग, गर्भ मापन, बेस्टेटोमी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेसेक्टोमी। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किसमें होता है? कोई एक उदाहरण दीजिए। तो होता है ईस्ट में। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। महामैराथन क्लास है ये। पुष्प में लिंग गुणसूत्र होता है। लिंग गुणसूत्र होता है। बताओ। XY उत्तर हो जाएगा XY। अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां प्रश्न है, परागकोश में होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं? परागकोश में होते हैं परागकोश में होते हैं परागकण।
25 में 25 का बाला है। 13वां प्रश्न है, मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। किससे मिलता है पोषण मानव में भ्रूण को? प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा से। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। स्क्रीनशॉट लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष जो पूछे जाते हैं पेपर वाले सभी प्रश्न है ये। अब आगे देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न दूसरे चैप्टर के हैं ये, जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको तैयार करने हैं। पहला प्रश्न है, परागकण का, ये पूछ लेता है, परागकण का नामांकित चित्र। नामांकित चित्र चित्र बनाइए। 2022 में पूछा गया ये। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, जनन स्वास्थ्य पर एक टिप्पणी लिखिए। जनन स्वास्थ्य पर एक टिप्पणी लिखिए। जनन स्वास्थ्य पर एक टिप्पणी लिखिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। फिर आगे देखते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न है। थोड़ी देर रुको, अभी बता रहा हूँ। मानव में, तीसरा प्रश्न है, मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2023 में पूछा गया है। उत्तर, इसका उत्तर भी देख लेते हैं। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया देखते हैं। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया मनुष्य में लिंग निर्धारण की युग्मक जनन के दौरान होती है। क्वेश्चन क्या? मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। मनुष्य में लिंग निर्धारण की युग्मक जनन के दौरान होती है प्रक्रिया, युग्मक जनन के दौरान होती है। युग्मक जनन से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। स्त्री में बने हुए सभी युग्मक 22+X गुणसूत्र, जबकि पुरुष में
दो प्रकार के युग्मक 22 प्लस एक्स तथा 22 प्लस वाई गुणसूत्र वाले होते हैं। तीसरा है निषेचन के पश्चात समय नर से प्राप्त शुक्राणु एक्स या वाई गुणसूत्र वाला अंड से मिलता है। इस प्रकार लिंग का निर्धारण में बने युग्मनज में क्रमशः 44 प्लस एक्स वाई या 44 प्लस एक्स वाई गुणसूत्र हो सकता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया युग्मक है, ठीक है, प्रक्रिया। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है परिवार नियोजन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसे कहते हैं? इसे नियोजित करने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। इसे नियोजित करने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, जो लगातार पूछा जाता है। 21-23। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है पुष्प में, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2। पुष्प में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करने हेतु स्त्री केसर की लंब काट का लंब काट का नामांकित चित्र बनाइए। लंब काट का नामांकित चित्र बनाइए एवं वर्णन कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पेपर वाले सभी प्रश्न है ये। अगला तीसरा प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न है मानव में लिंग निर्धारण हो गया। मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन। मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। बार बार कह रहा हूं, ये सब तीनों जो प्रश्न मैंने यहाँ पर लिखे हैं बोर्ड पर, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 6 नंबर में आता है एक प्रश्न।
प्रश्न 4 है। चौथा प्रश्न है विखंडन। 2 नंबर में पूछा जाता है ये प्रश्न। विखंडन कॉमा मुकुलन, मुकुलन और पुनर्जनन, 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 पुनर्जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रत्येक वर्ष ये 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। ये दो नंबर में प्रत्येक वर्ष ये प्रश्न पूछा जाता है। विखंडन, मुकुलन और पुनर्जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और देखते हैं आगे। एक प्रश्न और है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो भी। क्या होता है जब, क्या होता है जब, क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता है? अंड का निषेचन नहीं होता है, नहीं होता है। इस चैप्टर में इतने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं। और इससे पहले जो एमसीक्यू बताए वो स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ये एक प्रश्न हो रहा है, प्रश्न 6, परागण की परिभाषा लिखिए। स्वपरागण एवं परपरागण का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इस चैप्टर, दूसरे चैप्टर में 6 लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गए और 15 ऑब्जेक्टिव हो गए थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बोर्ड परीक्षा के लिए। 29 फरवरी को जो आपका पेपर है, इससे एक भी बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। जितने आज प्रश्न कराए उससे पहले वाली क्लास में जो प्रश्न कराए, इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अब आगे देखेंगे तीसरे चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट एवं रिपीटेड प्रश्न। आगे देखेंगे तीसरे चैप्टर के मोस्ट एवं रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखते हैं आगे। तो अभी तीसरे चैप्टर अब स्टार्ट होगा। तीसरा चैप्टर, पहले एमसीक्यू होंगे इस चैप्टर के, मोस्ट इंपोर्टेंट एवं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। टीएच मॉर्गन, पहले देखते हैं इधर से। मेंडल के अनुसार, मेंडल के अनुसार, मेंडल के अनुसार, मेंडल वैज्ञानिक थे। मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध, मटर के शुद्ध, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन, लंबे पौधे का जीन प्रारूप, जीन प्रारूप होता है। जीन प्रारूप, प्रारूप यानी कि जीनोटाइप, जीनोटाइप ऐसे भी पूछ लेता है। जीनोटाइप होता है। क्वेश्चन क्या? मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप यानी कि जीनोटाइप होता है। टी उत्तर हो जाएगा। टी, कैपिटल टी। ओके, दूसरा प्रश्न देखते हैं। जैव विकास का सिद्धांत, ये सब बार बार कह रहा हूं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। जैव विकास का सिद्धांत, जैव विकास का सिद्धांत, जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले, प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है,
वैज्ञानिक का नाम है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। तो नाम है चार्ल्स डार्विन। क्या उत्तर इसका? चार्ल्स डार्विन। डार्विन। एक भी प्रश्न इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। इस क्लास और इससे पहले जो क्लास कराई है ये महामैराथन क्लास है। महामैराथन केवल प्रोटीन के बने होते हैं। केवल प्रोटीन के बने होते हैं। के बने होते हैं। केवल प्रोटीन के बने होते। तो इसमें ऑप्शन है, टाइम की वजह से एक एक ऑप्शन डायरेक्ट उत्तर लगा रहे हैं। इसमें ऑप्शन दिए हैं प्रियांस, क्लोरोप्लास्ट, जीन, लाइसोसोम्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रियांस। प्रियांस है जो वो केवल प्रोटीन के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा गारंटी ले सकता हूँ इस क्लास से और इससे जो पहले क्लास कराई उससे एक भी बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। बार बार कह रहा हूँ मैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है। जीवाश्मों का अध्ययन होता है। जीवाश्मों का अध्ययन होता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है तो पैलियोंटोलॉजी। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? वह शाखा का नाम है पैलियोंटोलॉजी। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। फिर आगे देखते हैं, पांचवा प्रश्न देखेंगे आगे। तीसरे चैप्टर के एमसीक्यू स्टार्ट हो चुके हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहले चैप्टर की वीडियो, इससे पहले वाली वीडियो वो डाल चुके हैं, वो भी प्रश्न देख लेना। अगला प्रश्न है, मेंडल के अनुसार मटर के बने पौधों का जीन प्रारूप होता है। मेंडल के अनुसार, पांचवा प्रश्न है, मेंडल के अनुसार मटर के बने पौधे, मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप होता है। मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप होता है स्मॉल टी। अगला प्रश्न देखते हैं, छठवां प्रश्न। ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार कह रहा हूं। डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। बताओ, डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक बढ़त से। इसका ये सिद्धांत है प्राकृतिक, ये डिटेल में आगे बताएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न भी है, प्राकृतिक बढ़त से।
अगला प्रश्न देखते हैं 7वां प्रश्न। एमसीक्यू भी इससे कोई बाहर नहीं जाएगा, जितने मैं करा रहा हूं बस इतने एमसीक्यू आप तैयार कर लीजिए। डीएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, पाया जाता है। ऑप्शन दिए इसमें, ऑप्शन दिए केंद्रिका में, कोशिका द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में या केंद्रक में। तो इसका उत्तर हो जाएगा केंद्रक में। डीएनए की फुल फॉर्म भी पूछ लेता तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी डाईऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। विकासीय 26वां प्रश्न है विकासीय दृष्टिकोण से, विकासीय इसकी फुल फॉर्म होगी डाईऑक्सी न्यूक्लिक। इसे बाद में बताएंगे, इसकी फुल फॉर्म गलत है, ठीक है, इसे बाद में बताएंगे इसकी फुल फॉर्म। विकासीय दृष्टिकोण से, विकासीय दृष्टिकोण से, दृष्टिकोण से अभी उसकी फुल फॉर्म ध्यान नहीं आ रही है, अभी बताएंगे थोड़ी देर में। दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, किससे अधिक समानता है। समानता है। ऑप्शन है मकड़ी, जीवाणु, चीन के विद्यार्थी। तो इसमें हो जाएगा या चिंपैंजी, चिंपैंजी, चिंपैंजी। अगला प्रश्न देखते हैं 9वां प्रश्न। हाँ, इसकी फुल फॉर्म होगी डाईऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। डाईऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए की फुल फॉर्म डाईऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। बार बार भूल जाती है। 9वां प्रश्न है समजात अंगों का उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के उपरिभुजतारी। उपयुक्त सभी, तो ये इसके सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। किसने किया पता है। जॉनसन ने। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, इसकी फुल फॉर्म देख लेना डाईऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। अब इसकी फुल फॉर्म सही है, ठीक है, तब ध्यान नहीं आ रही थी उसकी फुल फॉर्म, अब ठीक है। डाईऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा जॉनसन ने। डीएनए पाया जाता है तो केंद्रक में। अब अगला प्रश्न देखेंगे 10वां या 11वां प्रश्न था। 11वां, निम्न में कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है। तो इसमें ऑप्शन है गोल्जी का है, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा डीएनए। आनुवंशिक पदार्थ निम्न कौन सा, निम्न में कौन सा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। आनुवंशिक पदार्थ है हो जाएगा। ऑप्शन दिए हैं इसमें
तो इसका ऑप्शन है सही है DNA। अगला प्रश्न देखते हैं, जो 12वां प्रश्न है वो है, दो DNA तंतु आपस में जुड़ते हैं, दो DNA तंतु आपस में जुड़ते हैं किस बंध से जुड़ते हैं? हाइड्रोजन बंध द्वारा। किससे? हाइड्रोजन बंध द्वारा। हाइड्रोजन बंध द्वारा। एक भी प्रश्न इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। ये क्लास और इससे जो पहले क्लास कराई है। 13वां प्रश्न है, लैमार्क बाद का मूल सिद्धांत है। इंपोर्टेंट प्रश्न करा रहा हूँ, जितने भी ये प्रश्न कराए अब तक। लैमार्क बाद, पेपर वाले सभी प्रश्न नहीं ये। लैमार्क बाद का मूल सिद्धांत है, का मूल सिद्धांत है। उपार्जित लक्षणों की वंशागत, प्राकृतिक वर्ण, विभिन्नताएं। ऑप्शन इतने दिए तो इसका उत्तर हो जाएगा उपार्जित लक्षणों की वंशागत। उपार्जित लक्षणों की वंशागत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। 6 नंबर में भी पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसका अलग से विवरण है। वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बताएंगे, इसके बाद बताएंगे भी, आगे बताएंगे वो प्रश्न। लैमार्क बाद का मूल सिद्धांत है उपार्जित लक्षणों की वंशागत। लैमार्क बाद का मूल सिद्धांत है उपार्जित लक्षणों की वंशागत। अब आगे प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, शुक्राणु में ऑटोसोम गुणसूत्रों की संख्या होती है। क्या प्रश्न है? शुक्राणु में, कॉपी पेन लेके बैठा और ये क्वेश्चन लिखते चले या बाद से स्क्रीनशॉट ले ले, अभी खैर इतना टाइम नहीं है आप लोगों के पास। शुक्राणु में ऑटोसोम, केवल एक बार देख लो इन प्रश्नों को, ये कहोगे अरे ये तो मैंने तुरंत कर दिए सर। शुक्राणु में ऑटोसोम गुणसूत्रों की संख्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या होती है। शुक्राणु में ऑटोसोम गुणसूत्रों की संख्या होती है। इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो कितनी होती है? 44। अगला प्रश्न देखते, 15वां प्रश्न है। केवल आप एक बार ये प्रश्न देखते चला अपनी आंखों से बस। 15वां प्रश्न, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य में इंपोर्टेंट प्रश्न है, जितने भी अभी तक ये प्रश्न कराए और करा रहा हूँ। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या है, गुणसूत्रों की। एक क्लास और इससे पहले डाल चुके हैं, उसमें पहले चैप्टर का था। मनुष्य में इंपोर्टेंट प्रश्न थे, इससे पहले जो वीडियो डाली उसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य, ये तो सबको क्वेश्चन मालूम होगा। 46 इसका उत्तर हो जाएगा, 46। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, या केवल अपनी आंखों से देख लें क्वेश्चन। और रह गए अभी MCQ 10 प्रश्न और कराएंगे इसके MCQ। अगला प्रश्न है, प्यूरिन क्षारक होता है। प्यूरिन क्षारक होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एडेनिन। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आगे करा रहे हैं अभी। जैव विकास का मूल स्रोत है। 16वां प्रश्न है, जैव विकास का मूल स्रोत है। जैव विकास का मूल स्रोत है, इसका उत्तर हो जाएगा लैंगिक चयन। लैंगिक चयन, लैंगिक चयन। अगला प्रश्न देखते हैं, लैंगिक चयन है ये, लैंगिक
चयन। ठीक है, 17वां प्रश्न देखते हैं। एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप होता है। एक द्विसंकर का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप होता है। ये पूरा चैप्टर ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें भी कुछ टॉपिक हैं जो उससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। कितना है? 9:9, 3:3:1। इसको कैसे याद करेंगे? 93:31। अब आगे प्रश्न देखते हैं। मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग मेंडल ने, इंपोर्टेंट प्रश्न है ये बहुत। मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग किस पौधे पर किए? बताओ किस पौधे पर किए? उत्तर हो जाएगा मटर। क्या हो जाएगा? मटर के पौधे पर किए मेंडल जी ने। अब अगला प्रश्न है इनका, इस चैप्टर का अगला प्रश्न, केंद्रक बना होता है। 19वां प्रश्न, केंद्रक बना होता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। केंद्रक बना होता है, उत्तर हो जाएगा इसका न्यूक्लियो प्रोटीन से। न्यूक्लियो प्रोटीन से। रिपीटेड प्रश्न है ये सब। 20वां प्रश्न देखते हैं। एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप होता है। जीन प्रारूप अनुपात होता है। एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होता है। जीन प्रारूप अनुपात होता है। उत्तर हो जाएगा 1:2:1। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यह भी प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये सभी जो प्रश्न है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बार बार इसलिए कह रहा हूँ, ये बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्न है। एक संकर का जीन प्रारूप अनुपात होता है तो 1:2:1। हम आगे देखेंगे 21वां प्रश्न। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। बहुत बढ़िया गाना है ये। आगे और देखते हैं, 2-3 प्रश्न रह गए, वो भी देख ले रहे हैं। 21वां प्रश्न है, F2PD में 3:1 अनुपात प्राप्त होता है। F2PD में 3:1 अनुपात प्राप्त होता है। अनुपात प्राप्त होता है। तो किसमें होता है? एक संकर क्रॉस में। एक संकर क्रॉस में।
पृथक्करण का अगला प्रश्न है, पृथक्करण का नियम प्रतिपादित किया। पृथक्करण का नियम प्रतिपादित किया, उत्तर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल ने। पृथक्करण का नियम प्रतिपादित किया ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अगला प्रश्न देखते हैं, 23वां प्रश्न, और इसके बाद 2 प्रश्न है। टी.एच. मॉर्गन ने आनुवंशिक प्रयोग किस पर किए? इसका उत्तर है फल मक्खी पर। किस पर किए थे टी.एच. मॉर्गन जी ने? फल मक्खी पर। अब 2 प्रश्न और रह गए, वो देख लेते हैं। 24वां प्रश्न है, पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? पुरुषों में, इससे पहले ये प्रश्न दूसरे चैप्टर में बताया था, पुरुषों में गुणसूत्रों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, प्रति वर्ष पूछा जाता है, गुणसूत्रों की संख्या होती है। कितने होते बताओ? 44 + x y। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जितने भी ये अभी तक प्रश्न कराए और इससे पहले वाली वीडियो में जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख लेगा उसके 25 में 25 नंबर आएंगे, इस बात की गारंटी है। अगला प्रश्न है, प्यूरिन क्षारक होता है। लास्ट प्रश्न है ये, अंतिम प्रश्न, MCQ। इसके बाद कराएंगे लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इसकी वजह से प्यूरिन क्षारक होता है एडेनिन की वजह से क्षारक होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। है मेरे वतन के लोगों जरा हुक्म। अब देखते हैं आगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न। पहले देख ले रहे हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न। प्रश्न बने दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो 6 नंबर में पूछा जाता है। मेंडल के नियम क्या है? मेंडल के नियम क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। मेंडल के नियम क्या है? उनको उचित चित्रों द्वारा समझाइए। उनको उचित चित्रों द्वारा समझाइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
मेंडल के नियम क्या है उनको उचित चित्रों द्वारा समझाइए। बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है और इस वर्ष भी पूछा जाएगा ये प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखेंगे तो इसके 3 नियम है मेंडल जी के। मेंडल जी के 3 नियम कौन कौन से हैं? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, पृथक्करण का नियम, 3 इनके नियम हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। वो अलग से 2 नंबर और 4 नंबर में भी पूछे जाते हैं। जो है पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जो 2-2 नंबर और 4-4 नंबर में अलग से भी पूछ लिए जाते हैं और ये पूरा प्रश्न 6 नंबर में आता है। अब आगे देखेंगे जो आगे प्रश्न है अभी, तब तक ये नोट कीजिए। ये 7 नंबर वाले पहले क्वेश्चन बता दें, 6-7 नंबर में जो आते हैं उसके बाद बताएंगे। जैव विकास क्या है? दूसरा प्रश्न है जैव विकास क्या है? जैव विकास क्या है? डार्विन के विचारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। डार्विन के विचारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। पता कितनी तरह से पूछा जाता है? ये प्रश्न 2-3 तरह से पूछ लिया जाता है। इसमें पूछा जाएगा जैव विकास की मूलभूत संकल्पना को उल्लेख कीजिए, तो भी इसी प्रश्न से संबंधित है वो। और डार्विन के प्राकृतिक वर्णनवाद को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। तो जैव विकास क्या है, डार्विन के विचारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, उसके अंतर्गत ये बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब आगे देखेंगे। हाँ, और ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है जैव विकास की परिभाषा दीजिए तथा 2 ऐसे प्रमाणों को व्याख्या कीजिए जो जैव विकास को प्रमाणित करते हैं। जैव विकास क्या है, डार्विन के विचारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। मेंडल के नियम क्या है, उनको उचित चित्रों द्वारा समझाइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। मोस्ट इम्पोर्टेंट 20, 21, 22 और इससे पहले भी पूछे गए हैं। 23 इससे पहले भी पूछे गए हैं। इससे पहले भी पूछे गए ये प्रश्न। हाँ, और इससे एक प्रश्न है इसमें और है प्रश्न नंबर जो 3 है लैमार्कवाद और डार्विन। लैमार्कवाद का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। जो लैमार्क वैज्ञानिक थे उन्होंने लैमार्कवाद का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए प्रश्न है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार कह रहा हूँ, ये जितने में मैं प्रश्न बता रहा हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लैमार्कवाद का उदाहरण सहित। और हाँ, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है अथवा में इसी का पूछेगा उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत क्या है, ऐसे ये प्रश्न पूछ लेता है। स्पष्ट कीजिए, लैमार्कवाद को समझाइए, इस तरीके से प्रश्न पूछता है। अब आगे देखें जीवन की उत्पत्ति, ये भी इम्पोर्टेंट है पर इतना नहीं है। लैमार्कवाद और डार्विनवाद हो गया। हाँ, प्रश्न चौथा है समजात
समजात एवं समरूप अंगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत स्पष्ट कीजिए। बस आपको इतने प्रश्न तैयार करने हैं। अब जीवाश्म क्या है, अगला प्रश्न है, प्रश्न 5वां है। जीवाश्म क्या है? क्या है? जीवाश्म क्या है? जैव विकास, ये जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाता है? जीवाश्म क्या? जीवाश्म की उम्र कैसे आंकी जाए? जीवाश्म क्या है? जीवाश्म की उम्र कैसे आंकी जा सकती है? जीवाश्म की उम्र इम्पोर्टेंट है ये भी, पर इतना नहीं है। जीवाश्म क्या है? जीवाश्म की उम्र कैसे आंकी जाती है, ये इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न जितने 3 ऊपर के ये प्रश्न है, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे क्योंकि 2-2 नंबर वाले और 4-4 नंबर वाले इन तीनों प्रश्न से अलग प्रश्न बनते हैं। अब आगे देखेंगे। नव डार्विनवाद क्या है? स्पष्ट कीजिए। उपार्जित है। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न तो रह ही गया अभी। लैमार्कवाद, लैमार्कवाद एवं डार्विनवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। डार्विनवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जितनों पर मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट लिया वो प्रश्न 100% पेपर में आएंगे। अब आगे देखेंगे, मैं आगे देखते हैं अभी। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है एक और है, लघुत्तरी दीर्घोत्तरी। ये प्रश्न है, ये इन्हीं को लघुत्तरी में भी पूछ लेता है। लक्षण प्रारूप तथा जीन प्रारूप में अंतर लिखिए। लक्षण प्रारूप तथा लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप तथा जीन प्रारूप में, जीन प्रारूप में अंतर लिखिए। अंतर लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट। ये सभी प्रश्न आपको देखने हैं। मेंडल के नियम क्या हैं, उनको उचित चित्रों द्वारा समझाइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार कह रहा हूं। पेपर के बाद वीडियो से एक प्रश्न मिला लेना, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। 25 में 25 का वादा है। आगे देखते हैं। एक संकर प्रश्न है 8वां। एक संकर क्रॉस एक संकर, एक संकरण को चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट कीजिए। जब दो संकरित लंबे पौधे का संकरण कराते तो संतति से उत्पन्न पौधों में शुद्ध लंबे पौधों की संख्या कितनी होगी, ये बताइए। ठीक है,
अब अगला प्रश्न देखेंगे, देख रहे हैं अभी। ये प्रश्न तब तक नोट कर लीजिए, देख लो तब तक ये प्रश्न नोट कर लिया होगा। तीसरे चैप्टर के इतने ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे। एक शंकर क्रॉस, दो शंकर क्रॉस, दो शंकर क्रॉस भी देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। दो शंकर क्रॉस। अब आगे देखेंगे, लास्ट चैप्टर है जो बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण, हमारा पर्यावरण। इसमें एक प्रश्न है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में क्या अंतर है? खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? खाद्य जाल तथा खाद्य श्रृंखला में क्या अंतर है? खाद्य जाल तथा खाद्य श्रृंखला में क्या अंतर है? बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं ये, क्या अंतर है? ये प्रश्न 20, 21, 23 और इससे पहले भी बहुत बार पूछा गया। ये भी प्रश्न 20, 21, 23 बहुत बार इससे पहले भी पूछा गया है। प्रश्न दूसरा था ये एक मैं भी पूछ लेता 7 करके। क्या अंतर है? अब आगे प्रश्न और देखते हैं। इसमें एक प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट है, अपशिष्ट उत्पाद क्या है? प्रश्न 2 है। प्रश्न नंबर 3 है, अपशिष्ट उत्पाद। अपशिष्ट उत्पाद क्या है? क्या है? इनके न्यूनीकरण के विविध, इनके न्यूनीकरण इनके न्यूनीकरण के विविध उपायों का उल्लेख कीजिए। इनके सबके आंसर भी बताता, पर इतना टाइम नहीं है क्योंकि बोर्ड है, इसलिए हाथ से लिखने पड़ते हैं। इसलिए मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ, बस आप इतने तैयार कर लीजिए, कहीं से तैयार कर लो, बस इतने प्रश्न तैयार जरूर कर लेना। और इसमें ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हर वर्ष पूछा जाता है। 20, 21, 22, 23 ... इससे पहले भी पूछा गया है। और इसमें इसके बाद एक चैप्टर और है, उसमें इंपोर्टेंट प्रश्न है एक इंपोर्टेंट प्रश्न है उसमें, वन प्रबंधन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बाद जो चैप्टर है, लास्ट चैप्टर, उसका एक प्रश्न है जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। वन प्रबंधन पर एक संक्षिप्त संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। 2022 में पूछा गया है, इससे पहले भी पूछा गया है। अब आगे देखते हैं इसमें प्रश्न, एक और प्रश्न है इसमें लास्ट चैप्टर में।
लास्ट चैप्टर इसमें एक प्रश्न और है, संसाधनों के प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। प्रश्न ऐसे पूछता है, प्रश्न नंबर 2 है इसमें, लास्ट प्रश्न है प्रश्न 2। ऐसे पूछता है, पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। पर्यावरण को परिभाषित कीजिए पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। एक अच्छे पर्यावरण हेतु प्राकृतिक संसाधनों के समुचित संरक्षण तथा उचित उपयोगों की चर्चा कीजिए। उनको परिभाषित कीजिए, ये प्रश्न है। इसमें क्वेश्चन पूछता है, इसमें क्वेश्चन ऐसे और पूछ लेता है, संसाधनों के प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इनके द्वारा आप अपने समाज को कैसे लाभान्वित करेंगे, एक संक्षेप लेख द्वारा समझाइए। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये 2022, 19, 18 में पूछा गया है। क्या प्रश्न है, संसाधनों के प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इनके द्वारा आप अपने समाज को कैसे लाभान्वित करेंगे, एक संक्षेप लेख द्वारा लिखिए। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूरे बायोलॉजी के थे जो आपको मैंने अभी बताए हैं। अब इसमें 1-2 ऑब्जेक्टिव और देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं इसमें 1-2, वो अभी मौखिक ही बता दे रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो बहुविकल्पी प्रश्न है इस चैप्टर के, लास्ट चैप्टर के, वो इंपॉर्टेंट है, वो भी तो मैं आपको बता दे रहा हूं। निम्न में से किस राज्य का एक बड़ा क्षेत्र, निम्न में से किस राज्य का एक बड़ा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर के द्वारा हरा भरा किया गया है। तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। अब अगला प्रश्न है, जल संचय या संरक्षण की कुल्हे तकनीक कहाँ प्रयोग की जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन नोट कर लो या अच्छे से इनको सुन लो कानों में। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस कार्य हेतु दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस कार्य हेतु दिया जाता है। तो उत्तर होगा वन्य जीव संरक्षण। क्या उत्तर होगा, वन्य जीव संरक्षण। अब इसमें अगला प्रश्न है, 1970 में चिपको आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ। 1970 में चिपको आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ, गढ़वाल में। इसका उत्तर हो जाएगा गढ़वाल में। 1970 में चिपको आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ, इसका उत्तर हो जाएगा गढ़वाल में। अब अगला प्रश्न देखते हैं, वन संसाधन में प्रमुख साझेदार हैं। वन संसाधन में प्रमुख साझेदार हैं, तो इसमें ऑप्शन है वन विभाग, स्थानीय समुदाय, उद्योगपति व प्रकृति प्रेमी, या ये सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा सफाई कार्य योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी। गंगा सफाई योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी। तो 1986 में। गंगा सफाई योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी, इसका उत्तर हो जाएगा 1986 में। तो बस इतने ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे। 2 और प्रश्न देख ले रहे हैं ऑब्जेक्टिव में जो ज़्यादा इंपोर्टेंट है। ये बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न था जो अभी मैंने बताया, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस कार्य दिया जाता है। तो इन्हें दिया जाता है वन एवं वन्य जीव संरक्षण। अब इससे पहले वाले हमारा पर्यावरण चैप्टर के 1-2 ऑब्जेक्टिव और देख ले रहे हैं। इसमें ये 1 नंबर में बहुत प्रश्न पूछा जाता है, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। और वो है ऑप्शन है घास, गेहूं तथा आम। घास, बकरी तथा मानव। बकरी, गाय तथा हाथी। घास, मछली तथा बकरी। तो इसमें ऑप्शन सही है घास, बकरी तथा मानव। घास, बकरी तथा मानव। अब अगला प्रश्न है, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा से मांसाहारी प्राणी। मांसाहारी प्राणी। अगला प्रश्न देखते हैं, 6वां प्रश्न है, इसमें ऑब्जेक्टिव है, अभी बता रहे हैं, रुको थोड़ी देर। 6वां प्रश्न है बी, हाँ इसका बी है।
निम्न में से कौन एक आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। अब इसमें निम्न में से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इससे पहले जो प्रश्न था उसमें था निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, उसमें आहार श्रृंखला था, इसमें खाद्य श्रृंखला है। तो आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं घास, बकरी तथा मानव, वो मैंने पहले बता दिया। अब इसमें खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं तो इसमें ऑप्शन है घास, गेहूं व आम, घास, बकरी व मनुष्य, बकरी, गाय व हाथी, घास, मछली व बकरी। तो इसका घास, बकरी व मनुष्य, इसका भी घास, बकरी व मनुष्य। अब एक प्रश्न और है, एक खाद्य श्रृंखला हमेशा प्रारंभ होती है। एक खाद्य श्रृंखला हमेशा प्रारंभ होती है। एक खाद्य श्रृंखला हमेशा प्रारंभ होती है, तो प्रारंभ होती है उत्पादक द्वारा। किस द्वारा? उत्पादक द्वारा। एक प्रश्न और देख लेते हैं, जैविक घटकों में आते हैं तो ऑप्शन है उपभोक्ता एवं उत्पादक, उत्पादक एवं अपघटक, अपघटक और है उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 9वां प्रश्न है। इनको अच्छे से सुन लो प्रश्न, केवल 9वें का प्रश्न हो जाएगा उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक। मनुष्य खाद्य श्रृंखला के अनुसार होता है मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी। बताओ, मनुष्य खाद्य श्रृंखला के अनुसार होता है मांसाहारी, शाकाहारी, फलाहारी, सर्वाहारी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वाहारी। तो आपकी पूरी बायोलॉजी की क्लास फिनिश हुई। ये जितने भी आज की क्लास और इससे पहले की क्लास जिसमें फर्स्ट चैप्टर के बारे में बताया गया था, जो आज ये जितने प्रश्न बताए वो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। बार बार कह रहा हूँ, पेपर आए उसके बाद पेपर मिला लेना, तो 25 में से 25 आप पूरे करके आओगे और पूरा पेपर यहीं से फंसेगा। ये पेपर वाले सभी प्रश्न हैं। इससे पहले जो तीसरा चैप्टर कराया उसमें इंपोर्टेंट प्रश्न थे, मेंडल के नियम क्या है, और मेंडल के 3 नियम थे जो बताए। प्रभावता का नियम ये अलग से पूछ लेता है, जो 2 नंबर में या 4 नंबर में अलग से पूछता है। पृथक्करण का नियम था, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम था, एक संकर क्रॉस, 2 संकर क्रॉस बताया, लेमार्कवाद एवं डार्विनवाद में अंतर बताया। जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, बार बार कह रहा हूं मैं। और इस चैप्टर में खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, खाद्य जाल तथा खाद्य श्रृंखला में क्या अंतर है, अपशिष्ट उत्पाद क्या है, इनके न्यूनीकरण, विविध उपायों का उल्लेख कीजिए। बस ये आप प्रश्न तैयार कर लो, पूरे नंबर यहीं से आएंगे। पूरे 25 में 25 बाधा है, 25 में 25 का बाधा है बायोलॉजी में। वन प्रबंधन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। इसको प्रश्न और पूछ लेता, संसाधन से आप क्या समझते हैं, तो ये एक ही प्रश्न हो जाता है। अब इससे पहले दूसरे चैप्टर में मैंने बताए थे मुकुलन, विखंडन, पुनर्उद्भवन या पुनर्जनन, बात एक ही है। और बीजार्जवन जनन, बीजार्ड जनन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो 2-2 नंबर में प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं वो प्रश्न थे दूसरे चैप्टर में। और उसमें दूसरे चैप्टर में था स्त्री केसर की लंब काट का नामांकित चित्र, पुरुष जनन तंत्र का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। पुरुष जनतंत्र का, पुरुष जनन तंत्र का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। वो प्रश्न लिखा नहीं था, आप देख लेना। पुरुष में जनन तंत्र का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। और पहले चैप्टर में हृदय का प्रमुख कार्य क्या होता है, दोहरा प्रसंचरण, और मानव का पाचन तंत्र, और मानव वृक्क उत्सर्जन कार्य, और वृक्का और नल का उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो देख लेना। बस इस क्लास और इससे जो पहले क्लास कराई है पूरा पेपर इसी क्लास से आएगा। देख लो ये प्रश्न थे इस चैप्टर में। ठीक है, धन्यवाद।